गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने भोला राम का जीव जो हास्य कहानी थी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी थी वो हमने पढ़ा था। अब इस क्लास में हम चोर का बलिदान, ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, जो कि ये पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं उसके तहत में है। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम कहानी के बारे में कुछ सारांश रूप में जान लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार श्री विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से ली गई है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला मनुष्य अमर होता है तथा उसका जीवन सार्थक होता है। कवि का कहना है, मतलब लेखक का कहना है कि अपने लिए तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जिए तो वो क्या होता है, मनुष्य अमर हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे अभी देखिए कि देश में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कोरोना की चल रही है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग, बहुत आप देख रहे होंगे टीवी में, न्यूज़ पे, आप जगह जगह बताया जा रहा है कि सब लोग, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की जो है सहायता कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भोजन करा रहे हैं, दूसरे लोगों को जो कुछ ऐसी आवश्यक सामग्रियां हैं उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि लोग दूसरों के लिए भी जी रहे हैं, दूसरों की सहायता भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस कहानी के माध्यम में भी, इस कहानी में भी चोर के बलिदान के बारे में बताया गया कि कैसे जो है चोर ने अपना बलिदान दिया। अब आगे हम जब कहानी पढ़ेंगे ना तो हमें पूरा अच्छे से और डिटेल में पता चल जाएगा। तो सिर्फ लेखक का ये मानना है कि अपने लिए ना जी करके हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अब चलिए कहानी पढ़ते हैं हम। पुराने समय की बात है, एक शहर में 3 नवयुवक रहते थे। नए जो मतलब कि कम उम्र वाले लड़के थे वो रहते थे, उनमें बड़ी गहरी मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, राजा का सबसे छोटा पुत्र, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र और तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र। मतलब तीनों बहुत संपन्न परिवार से थे। राजा का सबसे छोटा पुत्र था, उसमें मंत्री का पुत्र था और एक व्यापारी का पुत्र था। ये तीनों मित्र सदा साथ साथ रहते थे। उन्हें पढ़ने लिखने अथवा कोई काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका सारा समय मौज मस्ती में बीतता था। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, पढ़ाई लिखाई से दूर, कोसों दूर थे वो। केवल वो क्या करते थे, मौज मस्ती। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम अपना सारा समय व्यर्थ ही बर्बाद करते हो, अपने तौर तरीके सुधार लो तो अच्छा है। किसी को भी गुस्सा आएगा अगर हम इस तरीके से रहेंगे कि मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, सिर्फ मटर गश्ती करें, सिर्फ शरारत करें, तो किसी भी पेरेंट को गुस्सा आएगा। उसी तरीके से राजा को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने तौर तरीके, जिस तरीके से तुम रहते हो, ये सुधार लो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मंत्री ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम जिस प्रकार अपना समय नष्ट कर रहे हो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, अपने तौर तरीके ठीक कर लो। मंत्री ने भी डांटा कि भाई तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, जो जिस तरीके से तुम रहते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम अपने रहने का तरीका ठीक कर लो। व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, अपने आप को सुधारो, यदि अब भी तुम मेरे कहने पर न चले तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। व्यापारी ने भी डांटा कि भाई तुम सही से हो जाओ, ढंग से रहो, और अगर तुम अभी भी मेरा कहना नहीं माने तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों के पेरेंट्स ने, तीनों के पिताजी ने बुला करके उनको समझाया, उनको डांटा, उनके अच्छे के लिए डांटा, लेकिन अब उनको अच्छा लगा या उनको बुरा लगा ये आगे हम स्टोरी में, कहानी में पढ़ेंगे। तीनों मित्र बैठकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। तीनों बैठ के आपस में बातचीत करने लगे। राजकुमार बोला, हमें कुछ करना चाहिए। राजकुमार क्या बोला कि अब हमें कुछ करना चाहिए, सब लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, सब लोग हमें बहुत डांट रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। मंत्री के पुत्र ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, कुछ करने या कहीं जाने के लिए भी हमें घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। हम, मंत्री का बेटा बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ना पैसे हैं, और अगर हम कुछ करना भी चाहें या कहीं और जाना चाहें तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और वो पैसा हमारे पास है नहीं, हमें घर वालों से क्या करना पड़ेगा,
पैसे मांगने पड़ेंगे। ये सब विचार विमर्श वो तीनों आपस में करने लगे। व्यापारी का पुत्र बोला, यहाँ से कुछ दूर एक पर्वत है। तभी व्यापारी का पुत्र क्या किया, उसने बताया कि यहाँ से दूर जो एक पर्वत है वहां पर कीमती रत्न पाए जाते हैं, वहां पे बहुत बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। राजकुमार बोला, चलो फिर वहीं चले। यदि हमें कुछ रत्न मिल गए तो हम अपने घर वालों की सहायता लिए बिना ही अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। राजकुमार ने तुरंत बोला कि चलो हम वहां पे चलते हैं, और अगर हमें कुछ रत्न मिल गए तो हम घर वालों की सहायता नहीं लेंगे और हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। तीनों मित्र पर्वत की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने एक नदी पार की और फिर एक घने जंगल से गुजरकर अंत में उस पर्वत पर पहुंच गए। तीनों चल दिए, बिना सोचे समझे अपना चल दिए कि क्या होगा आगे, वो उसका कुछ नहीं, वो बस अपना निकल लिए। और उन्होंने मार्ग में एक उनको नदी मिली, नदी को पार किया, घना जंगल पार किया और उसके बाद जो है पर्वत पर पहुंच गए। सौभाग्य से चोटी पर चढ़ने के बाद उन्हें एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। जब वो जो है चोटी पर चढ़े तो उन्हें सबको एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। हम अब घर लौट सकते हैं, उन्होंने कहा। जब सबको जिस काम के लिए वो गए थे वो काम उनका पूरा हो गया, तब उन लोगों ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, घर लौट सकते हैं। एक बार फिर उन्हें उसी घने जंगल से गुजरना था जहां से वे पर्वत तक पहुंचे थे। फिर जैसे आए थे वैसे ही उन्हें वापस आना था, और घना जंगल पड़ता तो जो है उन्होंने, जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। इतना घना जंगल था कि उन्हें दिन में भी रात जैसा अंधेरा दिखाई देता था। व्यापारी का पुत्र बोला, जंगल में लुटेरे और चोर होते हैं, वे हमारी हत्या कर हमसे रत्न छीन सकते हैं। व्यापारी का पुत्र बोला, बहुत घना अंधेरा था, तो अंधेरा घना होने की वजह से, क्योंकि जंगल जब जो है क्या होते, जंगल में हम जाते हैं तो पेड़ पौधे सब आपस में बहुत ही ज्यादा मतलब सटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे नहीं पड़ पाती और वहां पे अंधेरा अंधेरा सा रहता है। ऐसा लगता है कि दिन में भी रात जैसा मौसम वहां पे लगता है। तो व्यापारी का पुत्र बोला, अगर हम जंगल से गए तो चोर लुटेरे हमारे पीछे पड़ सकते हैं, वे हमारी हत्या कर हमसे रत्न छीन सकते हैं। व्यापारी का पुत्र ये बोला कि अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो वहां लुटेरे और चोर भी रहते हैं, जंगल में वो छिपते हैं, तो वो हमें मार कर हमारा रत्न छीन लेंगे। राजकुमार ने कहा, बात तो सच है, अब हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे ये रत्न घर तक सुरक्षित पहुंच सके। अब जो है राजकुमार बोला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो है हमारा जो रत्न है वह घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मंत्री के पुत्र ने सलाह दी। फिर मंत्री के पुत्र ने सलाह दी। क्या सलाह दी? मेरी मानो तो जंगल में से गुजरने से पहले हमें अपना अपना रत्न निगल लेना चाहिए, वे हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। मंत्री के बेटे ने क्या सलाह दी कि अगर मेरा मानना है, अगर मेरी सुनना चाहते हो तो सुनो, जो रत्न है अगर हम वो सारे निगल जाएं, अपना अपना रत्न निगल जाएं, तो वो क्या होगा, सुरक्षित हमारे घर तक पहुंच सकता है। राजकुमार बोला, विचार तो अच्छा है, इस प्रकार किसी को यह पता नहीं चलेगा कि रत्न कहाँ है। राजकुमार बोला, बहुत अच्छा विचार है, अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जो हमारे पास रत्न है वो कहाँ पे है। जब वे जंगल के समीप पहुंचे तो भोजन करने के लिए रुके। जब वो जंगल के समीप पहुंचे तो वो सबसे पहले भोजन करने के लिए रुके। भोजन के साथ ही सब अपना अपना रत्न निगल गए। भोजन खाने के साथ साथ ही वो अपना रत्न क्या किए, निगल गए। जो बहुमूल्य वस्तु उनको मिली थी उसको निगल गए। दुर्भाग्य से एक चोर उन तीनों का पीछा कर रहा था। इन लोगों ने इतनी चालाकी की, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य उनका था, देखो कि उनका एक चोर पीछा कर रहा था। उसने तीनों की बातें सुन ली थी और उन्हें रत्न निगलते भी देख लिया था। उसने चुपचाप तीनों की बातें भी सुनी और उन्हें रत्न निगलते देख भी लिया था। चोर प्रसन्न था।
उसने तीनों मित्रों की हत्या कर रत्न हथिया लेने की एक योजना बनाई। वो बहुत खुश हुआ कि इनकी तो योजना मैं जानता हूँ और मैं इन तीनों की हत्या करके इनका जो बहुमूल्य रत्न है उसको क्या करूंगा, हथिया लूंगा। जब तीनों जंगल में घुसने लगे तो चोर उनके पास आकर बोला, श्रीमान, आगे जंगल बहुत घना है। जब तीनों जंगल में घुसने लगे तभी चोर उनके पास आकर के बोला कि हे महान लोग, आगे जो जंगल है वो क्या है, बहुत ही घना है, मुझे अकेले जाने में भय लगता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने कहा, उसने कहा चोर ने उन लोगों से कि मुझे बहुत डर लग रहा है आगे जाने में, इस घने जंगल में जाने में, तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्रों ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। तीनों ने चलने की अनुमति दे दी कि चलो कोई बात नहीं, 3 से भले 4 हो जाएंगे हम। अगले अपने दल में एक और व्यक्ति के आ मिलने से वे प्रसन्न थे कि 3 से 4 भले। वो तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको तो चोर की जो चोर का विचार था वो पता नहीं था, योजना पता नहीं थी, तो वो खुश हुए कि चलो हम जो है 3 की बजाय 4 हो जाएंगे, अच्छी बात है। जंगल के बीच में एक गांव था। गांव के मुखिया के पास एक तोता था। जंगल के बीच में गांव था, गांव के जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो था और उसके पास एक तोता था। मुखिया को अपना तोता बहुत प्यारा था। वह तोते की सारी बातें समझता था। उसे विश्वास था कि उसका तोता सदा सच बोलता है। वो जो तोता मुखिया ने पाल रखा था उसको वो बहुत प्यार करता था और वो जो है उसके तोते की सारी बात समझता था और उसको विश्वास था कि मेरा तोता कभी भी जो है झूठ नहीं बोलता, हमेशा सदा सच बोलता है। चलते चलते चारों युवक उस गांव में पहुंचे। जब वे मुखिया के घर के सामने से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा, यात्रियों के पास रत्न है। जब वो युवक चलते चलते गांव में पहुंचे और मुखिया के घर के सामने से गुजरने लगे तभी तोता बोला कि इन चारों युवकों के पास क्या है, रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। ये सुनकर मुखिया की बाहें खिल गईं। किसी को भी मतलब बाहें खिलना मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। वो बहुत ही खुश हो गया कि चलो इनके पास तो अब इनका रत्न हम हथिया लेंगे। उसने भी रत्न हथिया लेने का निश्चय किया। किसने? मुखिया ने। उसने शीघ्र ही अपने आदमियों को यात्रियों को पकड़ने के लिए भेजा। उसने तुरंत जो है जैसे ही तोता की बात सुनी तो उसने तुरंत आदमियों को भेजा उनको पकड़ने के लिए और उसका भी यह विचार था कि वो रत्न हथिया लेगा। चारों यात्रियों को तुरंत मुखिया के सामने उपस्थित किया गया। उनको पकड़ करके मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने उनकी तलाशी ली किंतु उसे रत्न कहीं न मिले। मुखिया ने उसकी तलाशी सबका सब कुछ देखा सुना लेकिन उसको रत्न नहीं मिले। उसने मन ही मन सोचा कि शायद मेरे तोता से गलती हो गई। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि यात्रियों को छोड़ दें। चारों फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। उसने सोचा कि लग रहा है मेरी तोता से क्या हो गया, मेरे तोता से गलती हो गया, और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, आज्ञा दी कि इन यात्रियों को जो यात्रा करके आ रहे हैं इनको छोड़ दो और चारों फिर अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े।